नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भाज्य संख्याओं तक अध्ययन कर लिया था। अब पढ़ेंगे हम उसके आगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का मत्स्य एक प्राप्त होता है तो वो कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 3 और 7, जब इनका मत्स्य निकालेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1, तो ये है सह अभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 और 31। जब 15 और 31 का मत्स्य निकालेंगे तो हमें मत्स्य प्राप्त होता है 1, तो ये हो गई को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है। तो वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन सभी में 2 का भाग जाता है और वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 है। सबसे छोटी अभाज्य 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी कैसी संख्या है, सम संख्या है, ये ध्यान रहे। आगे है विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम सिर्फ परिभाषा की बात करेंगे, विस्तृत रूप से हम इसको आगे पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जब पूर्णांकों को, और पूर्णांक क्या होते हैं ये पिछले वीडियो में बताया था। तो जब पूर्णांकों को P बटे Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ एक शर्त है कि Q के जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर की जगह Q की जगह कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जब पूर्णांकों को, पूर्णांक है तो संख्या धनात्मक भी हो सकती हैं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो जब पूर्णांकों को अंश बटा हर यानी P बटा Q के रूप में रखा जाता है तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे 1, 2, 3, -3 बटे 2, 4 बटे -3, तो क्या ये सभी परिमेय संख्या हैं, तो देख लेते हैं। 1 में 1 का भाग लगाओ, परिणाम क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। 2 में 1 का भाग लगा के देख लो, अंश बटा हर के रूप में रख दो, परिणाम क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3 है, 3 में भी हर की जगह 1 रख दो, भाग लगा के देखोगे 3 ही आएगा, 3 भी परिमेय संख्या है। इसको -3 बटे 2, ये परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों जगह क्या है, पूर्णांक है। 4 बटे -3, ये भी परिमेय संख्या है। क्या शून्य भी परिमेय संख्या है, देख लेते हैं। यहाँ हम शून्य रखा, शून्य के अंदर अपन ने 1 का भाग लगा दिया, तो अब ये किस रूप में लिखा गया, अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ध्यान रहे नीचे कभी भी शून्य नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ 2 बटे 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या जो है वो 2 तरीके से हो सकती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो जब परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों ही धनात्मक रूप में हैं या अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक रूप में हैं तो वो कहलाती हैं धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे ये रख देते हैं 3 बटे 4, तो ये है धनात्मक परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर रख दें -3 बटे -4, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि
माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या ही कहलाती है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वो परिमेय संख्याएं जिनमें अंश या हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होता है, तो वो कहलाती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे यहाँ अगर कर देते हैं -3/4, तो यहाँ अंश तो है ऋणात्मक और हर है धनात्मक, तो ये हो जाएगी अपनी ऋणात्मक परिमेय संख्या। या फिर अपन इसके यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दोनों में से किसी एक में ही ऋणात्मक संख्या होगी, तो वो होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। और अगर दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो वो कहलाती हैं धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बाद में हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको अंश बटा हर यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3 है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये कहलाएगी अपनी अपरिमेय संख्याएं। जैसे √8 है, ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। मैं अगर बात करूं पाई की, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है? अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाता है क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आंसर होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका तो हर कोई आंसर दे देगा। लेकिन जब प्रश्न में लिखा जाएगा 22/7 जो पाई का मान है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो ध्यान रहे जब पाई का रूप लिखा हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसको संख्यात्मक रूप में रख दिया तो ये दोनों ही पूर्णांक हैं, अंश बटा हर के रूप में है। अब ये एक परिमेय संख्या बन जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पाई जो है वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसके हम आगे देखते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब है क्रम को बदलना, क्रम को बदलना। जैसे 10 + 15 और यहाँ 15 + 10। जब 10 + 15, 10 में 15 जोड़ते हैं तो आता है 25। 15 में 10 जोड़ेंगे तो भी 25। तो क्या क्रम बदलने पर इसके परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो ये क्रम विनिमय है, योग क्रम विनिमय। क्योंकि योग से है, जोड़ से है, तो इसे कहेंगे योग क्रम विनिमय। यानी कि योग है और इसके क्रम में बदलाव किया है, लेकिन परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये कहलाता है योग क्रम विनिमय। इसी प्रकार गुणा का भी क्रम विनिमय होता है। गुणा का क्रम विनिमय कैसे होता है? जैसे इसी को ले लेते हैं 10 × 15 और 15 × 10। इसको गुणा करेंगे तो 150, इसको गुणा करेंगे 150। क्या इसके परिणाम में कोई परिवर्तन है? नहीं। इसमें सिर्फ क्रम का परिवर्तन है, इसे कहेंगे गुणा का क्रम विनिमय। आगे हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी संख्या में अगर कुछ जोड़ें तो जिसका परिणाम क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वह कहलाती है उसका योज्य प्रतिलोम। जैसे -13 है, इसमें ऐसी संख्या जोड़ें कि इसका परिणाम क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो कहलाती है उसकी योज्य प्रतिलोम। जैसे -13 के अंदर 13 जोड़े तो परिणाम हो गया 0, तो ये हो जाएगी योज्य प्रतिलोम। अगर हम बात करें -3/4, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसमें क्या है? माइनस क्या है तो इसको प्लस का कर दो, 3/4, इसका क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम। अगर हम बात करें 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 4/5 का क्या हो जाएगा? -4/5। यानी कि 4/5 में -4/5 को आप जोड़ोगे तो इसका परिणाम कितना आ जाएगा? 0। तो वो कहलाती है योज्य प्रतिलोम। सरल भाषा में करें तो अगर प्लस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जब दो संख्याओं के गुणा करने पर एक प्राप्त होता है तो वो कहलाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे -13 को किससे गुणा करें
कि इसका परिणाम 1 हो जाए, तो इसको गुणा करेंगे 1/-13 से, ये कट गया और आ गया परिणाम 1। इसी प्रकार 2/3 को किससे गुणा करें कि इसका परिणाम जो है वो 1 हो जाए, तो इसको गुणा कर देंगे 3/2, इसका उल्टा 2/3 को 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक बार परिणाम आ गया 1। यानी कि जब संख्याओं को गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो संख्या को उल्टा करके रख दो। कैसे? जैसे -4/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, इसको उल्टा कर दो। कैसे? 3/-4। अब इन दोनों को गुणा करके देखें, -4/3 गुणा 3/-4, एक बार कितना आ गया? 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सरल भाषा में समझें, संख्या को उल्टा करके रख दो, वो उसका क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।